और कॉलम होता है। तो वहाँ भी इसी तरह से टेबल बना करके हम लोग कंटेंट सेव करते हैं। तो यहाँ भी लोगों ने, यानी जो साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया पीरियोडिक टेबल, इसको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया, और यही ग्रुप्स और पीरियड्स का ही ये क्या है, टेबुलर अरेंजमेंट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हल्का सा इसका और जान लेते हैं कि करेंटली हमारे पास कितना एलिमेंट अवेलेबल है। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो एज ऑफ 2019 के अनुसार अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 118 एलिमेंट्स। इसमें से जो आपका 94 एलिमेंट्स जो है वो क्या है, नेचुरली अवेलेबल है, और बाकी हम लोगों ने लैब में 24 को सिंथेसाइज किया है। अभी तक करेंटली यही है हमारे पास। ठीक है, आया समझ में? तो जेनेसिस, अब जेनेसिस का मतलब क्या होता है, समझने वाली बात है कि कैसे, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे आगे बढ़ा। जिस तरह से आप लोग बायो में पढ़ते हैं कि किस तरीके से सेल्स का डिवीजन किया गया, उसी तरह से यहाँ पीरियोडिक टेबल का भी स्टडी किया जाता है कि स्टेप वाइज डेवलपमेंट इसका कैसे था। यही है जेनेसिस। तो स्टेप वाइज डेवलपमेंट में सबसे पहला आता है डोबरनियर्स का ट्रायड। डोबरनियर ने सबसे पहले ये प्रयास किया था, उसके बाद न्यूलैंड्स आते हैं, फिर लोथरमेयर आते हैं, उसके बाद मेंडलीव आएंगे, मोस्टली आएंगे। तो वन बाई वन, एक के बाद एक हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले डोबरनियर साहब ने ट्रायड्स बनाया। ट्रायड्स का मतलब होता है ट्राई से बनाए, तो क्या हुआ, ट्रायड्स। तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अनुसार इन्होंने क्या किया, अरेंज किया, और कहा कि 3 एलिमेंट को अगर हम लोग एटॉमिक मास के अनुसार अगर अरेंज करते हैं तो जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर होगा। यही था इनका डोबरनियर साहब का ट्रायड्स। यही आपका लिखा हुआ है यहाँ देखिए कि 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज मीन ऑफ द फर्स्ट 2। तो सबसे पहले जो बनाया उन्होंने लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम को रखा। ये पहला ट्रायड्स था। इन्होंने 3 ट्रायड्स बनाए हैं, सभी को डिस्कस कर रहे हैं। पहले ट्रायड्स में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा, और जो बीच वाला का इन्होंने निकाला। तो लिथियम का एटॉमिक मास आपका जो होता है वो होता है आपका 7, इसका एटॉमिक मास होता है आपका 7, इसका होता है 39। तो इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 23। यही इनका लॉ था। क्लियर है? सिंपली कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो लास्ट और फर्स्ट वाले के एवरेज के बराबर होगा। यही लिखा गया है, यही है। देखिए डोबरनियर ट्रायड्स, पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा ट्रायड्स में इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को रखा। तीसरा में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा। बनाने के बाद इन्हें कुछ महसूस हुआ कि हम कुछ गलती किए हैं या नहीं, तो बाद में पता चलेगा। मतलब इनका डिमेरिट्स क्या पता चला। तो जो पहला डिमेरिट्स ये पता चला कि इन्होंने कुछ ऐसे भी बनाए थे ट्रायड्स जिनका ऑलमोस्ट सिमिलर था एटॉमिक मास, जैसे कि फेरस, कोबाल्ट और निकेल। ये जो है फेरस, कोबाल्ट और निकेल, इसका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो ये इस ट्रायड्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, इनका लॉ। इसके बाद सबसे मेजर ड्रॉबैक था कि जो अवेलेबल एलिमेंट ऑलमोस्ट 33 था, उसमें से कुछ ही ग्रुप्स बन सका। जैसे 339 उन्होंने उधर बनाया, और आगे भी 9 और बनाए थे जो कि सक्सेस नहीं हुआ। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये
वैलिड नहीं हुआ पूरे के पूरे नॉन एलिमेंट्स के साथ। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट या ड्रॉबैक था किनका, डोवर्नियर ट्राइड्स का। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, 30 सेकंड्स में बनाइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। लेट एक्स वाई जेड आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डोवर्नियर्स ट्राइड। इफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 7 एंड ऑफ जेड इज 23, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ वाई। एकदम इजी रहेगा इसका सॉल्यूशन। डोवर्नियर के अनुसार क्या था कि जो मिडिल एलिमेंट हमारा क्या है, वाई है। इसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे के सम के क्या, सम के एवरेज के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहला क्या है, एक्स का इसने 7 दे रखा है और वाई का, सॉरी वाई नहीं यहाँ पे जेड होगा, जेड एक्स जेड का दिया है 23 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड कीजिए, 23 प्लस 7 कितना आएगा, 30, यानी 30/2। 30/2 इसको काटेंगे, कितना आएगा, 15। यानी जो हमारा बाई का एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 15। तो कितना सिंपल वे है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आराम से इसको हम लोग ईजिली बना सकते हैं। आया समझ में? उम्मीद है आपको ज़रूर आया होगा। डाउट हो तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो इनका तो फेल हो गया, किनका, डोवर्नियर्स का। तो एक नए साहब आया जिनका नाम था न्यूलैंड्स। ये ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने क्या किया कि जिस तरह से हम लोग, एक धुन है ना हमारा, सा रे गा मा पा धी ना, तो इस अनुसार रिपीट करते हैं, ना के बाद फिर से सा शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो जो 8वां एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा पहले एलिमेंट्स का। यही इस स्टेटमेंट में आपको पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। When elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, the property of every 8 element resembles that of the first. This is the Newland's law. तो मात्र, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक, अब फिर से पढ़ेंगे ड्रॉबैक। तो ये मात्र कैल्शियम तक ही अरेंज कर सके थे एलिमेंट्स को। बाकी इनके समय तक में भी लगभग 40 से 45 50 के आसपास बुक्स डिफर करता है इस पर, कोई इवन 63 तक लिख देता है। तो मात्र कैल्शियम तक इनका वैलिड हुआ, जिसका कि एटॉमिक वेट कितना है, 40 है। तो इस तरह से इन्होंने अरेंज किया। ये देखिए, जब बताया, बोल रहे थे सा रे गा मा पा धा नी। फिर से आते हैं हम लोग वापस सा पे। उसी तरह से इन्होंने कहा कि लिथियम का जो, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद जो आएगा सोडियम, इसका जो प्रॉपर्टी होगा लिथियम से क्या करेगा, मैच करेगा। लेकिन इनका बनाया हुआ कहाँ तक लिमिट रह गया, मात्र कैल्शियम तक। ये इनका ड्रॉबैक था और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होता है आगे जाकर के। तो इनका फिर डिमेरिट्स हम लोग होता है कि एक तो बचा, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर दिए कि कैल्शियम तक नहीं था। इसके बाद नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं तो बोल रहे हैं। नोबल गैस उस गैस को कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो जब ये बना रहे थे न्यूलैंड साहब, तब तक नोबल गैस का कोई भी बात नहीं था। तो इसके बाद इनका पूरा लॉ को क्या कर दिया, नोबल गैस स्पॉइल कर दिया। और सबसे एक और पॉइंट ये है कि ये हेवियर एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं रहा। जैसे कि ऑक्सीजन और फेरस, इनको सेम ग्रुप में ही इन्होंने रख दिया था, जबकि इनका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है, कि फेरस मेटालिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी ये मेटल है। फेरस मतलब आयरन, आयरन लोहा, लोहा ऑब्वियसली क्या है, एक मेटल है। इसके बाद पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि किस तरह का बिहेवियर रहेगा ग्रुप्स का या पीरियड्स का, वो ये नहीं बता सका। किनका मॉडल, न्यूलैंड्स का मॉडल। ये था बेसिकली डिमेरिट्स न्यूलैंड्स का। आई थिंक क्लियर होगा ये भी। अब आगे बढ़ते हैं।
तो इसके बाद एक और जर्मन साइंटिस्ट आते हैं, ये जर्मनी के थे, लोथर मेयर, जिस तरह से डोवर नेयर भी जर्मनी के थे। इन्होंने भी माना वही सेम, अभी तक सेम कहानी चल रहा है कि एटॉमिक मासेस को ही सभी लोग क्या मान रहे हैं, बेसिस क्लासिफिकेशन का। तो इन्होंने एक स्पेशल किया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का एक कर्व बनाया, और इन्होंने ये पाया ऑब्जर्वेशन में पहला कि जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर है उनका सिमिलर पोजीशन है कर्व पे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो इनका क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये ग्राफ है पूरा का पूरा, इस तरह से इन्होंने ग्राफ बनाया था। क्या क्या ऑब्जर्व किया हम आपको अब इसमें इनका बता रहे हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने अल्कली मेटल्स के लिए किया, पहला अल्कली मेटल्स के लिए किया, और इन्होंने कहा कि जो अल्कली मेटल्स होंगे वो लार्जेस्ट वॉल्यूम कंटेन करेंगे। लार्जेस्ट कहाँ पे, कर्व पे, इनका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था और इसी को कंक्लूड भी करते हैं बाद में। इसके बाद इनका दूसरा था हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस, हैलोजेंस कौन कौन, हैलोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, शुरू होता है फ्लोरीन से, वो सारा का सारा। ये क्या है कि ये जो कर्व होगा इसका पोजीशन एक्सेंडिंग होगा, इस तरह से देखिए, मतलब या तो एक्सेंडिंग कहने का एक्सेंड इस तरह से भी हो सकता है, यानी हल्का ऊपर बढ़ेगा। देखिए ग्राफ में आपको दिखाते हैं, तो सर्च कीजिए, ये है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन हुआ, ये क्लोरीन हुआ, ये ब्रोमीन हुआ। देखिए अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये लगभग हल्का क्या जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। ये था इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो इनका ऑब्जर्वेशन था वो था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। और इन्होंने कहा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा इनका कर्व मिनिमा होगा, यानी जो सबसे नीचे है वही है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके बाद जो लास्ट में बचा वो बचा स्टडी करने पे इनके लिए, वो था अल्कलाइन अर्थ मेटल। जिस तरह से अल्कली मेटल होता है उस तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल भी होता है। ये भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा अच्छे से, आगे पूरा इसका पूरा फुल डिस्कशन होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इसको। इन्होंने कहा जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होंगे वो मिड पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे। कौन सा पोजीशन, मिड पोजीशन। जो कर्व, यहाँ जो हमारा कर्व था इसका जो मिड पोजीशन लगभग जो है, जैसे स्ट्रोंशियम हो गया, सिलीनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या कहे, ये सारा का सारा क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बता दिए, लेकिन इनका भी बहुत सारा हमको क्या मिलता है, डिमेरिट्स मिलता है। क्योंकि हुआ यह था कि इन्होंने इसको आइडियल क्लासिफिकेशन माना था, इस कारण से एक कर्व पे एक्चुअल पोजीशन याद रखना, किसका, कर्व पे एक्चुअल पोजीशन याद रखना क्या आसान है, हर एक मेटल कहाँ पे है उस कर्व पे याद रखना ये बहुत ही टफ है एक्चुअली। इस कारण से बहुत बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। और जितना एलिमेंट्स प्रेजेंट था उसको ये नहीं ड्रॉ कर पाए थे अपने कर्व पे, और ये भी पीरियोडिसिटी को नहीं बता पाते हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो सबसे पहली बार जिन्होंने टेबलर फॉर्मेट बनाया उसका श्रेय जाता है हमारे इन्हीं मेंडलीव साहब को। ये पहले इंसान थे जिन्होंने अच्छे से स्टडी किया एलिमेंट्स को और उनको अरेंज करने का प्रयास किया अपने तरीके से। तो इन्होंने भी क्या माना, इन्होंने भी माना कि एटॉमिक मास, जो हमारा एटॉमिक मास होगा वही क्या होगा, बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का। यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो एटॉमिक मास के अनुसार, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार ही इन्होंने इसको भी माना था। तो इस क्रम में ये 7 क्या बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, 7 कॉलम्स बनाते हैं और 9 ग्रुप्स बनाते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में टेबलर अरेंजमेंट था एकदम सिमिलर वही माने, 7 कॉलम और 9 ग्रुप्स। और फर्दर इन्होंने उस 9 ग्रुप्स को भी क्या किया, सब डिवाइड किया 1 to 6 में। वन टू सेवन में
और 8 को पूरी तरह से अलग छोड़ दिया और 0 ग्रुप को भी अलग छोड़ दिया। तो ये इनका क्लासिफिकेशन था। फर्दर फिर ये 1 to 7 को ए और बी में डिवाइड करते हैं अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को। तो इन्होंने अब और आगे कितना ग्रुप्स था, 7 ग्रुप्स था। तो उन 7 ग्रुप्स में इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को क्या कहा कि ये शॉर्ट ग्रुप होगा, शॉर्ट ग्रुप। रीज़न ये था कि इसमें बहुत ही कम एलिमेंट्स थे। एक्चुअली ग्रुप 1 में मात्र आपको 2 एलिमेंट पाए जाते हैं और ग्रुप 2 में आपको पाए जाएंगे 8 एलिमेंट्स। उसी तरह से ग्रुप 3 में, सॉरी ग्रुप बोल रहे हैं पीरियड्स, पीरियड 3 में भी 8 ही एलिमेंट है, लेकिन इन्होंने माना इसको क्या कि ये नॉर्मल एलिमेंट्स है। इसके बाद फिर से फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किया लॉन्ग पीरियड, और लॉन्ग पीरियड को इन्होंने फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या माना कि ये लॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट्स थे। 18 एलिमेंट्स थे इनमें। क्लियर है? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसी पॉइंट को कि सबसे पहले इन्होंने ग्रुप्स को 1 to 7 में सब डिवाइड किया और फिर से 1 to 7 को ए और बी में डिवाइड किया, 8 को क्लीन छोड़ दिया उसी तरह से और एक 0 ग्रुप के। फिर पीरियड्स में 1 2 को शॉर्ट पीरियड माना, क्योंकि इसमें 1 में मात्र 2 एलिमेंट था और 2 में 8। थर्ड पीरियड को इन्होंने नॉर्मल पीरियड माना और इसमें भी 8 एलिमेंट को रखा। फोर्थ और 5 को लॉन्ग पीरियड माना, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स इन्होंने रखा। और इसके बाद 6 पीरियड भी आता है जिसमें लगभग 32 एलिमेंट पाया जाता है, लेकिन वो आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आएंगे, सारे का डिस्कशन अच्छे से होगा। लैंथेनाइड्स आएंगे, एक्टिनाइड्स आएंगे, सारे के सारे का डिस्कशन हम लोग को अच्छे से करना है। तो क्लियर है इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो ग्रुप्स में तो बता दिए कि 9 ग्रुप्स था, 1 से 8 और 0। 1 से 7 को क्या माने थे कि ए और बी में सब डिवाइड किए थे, 1 to 7 को ए एंड बी में सब डिवाइड किए थे, और 8 को किसका पार्ट माने थे, ट्रांजिशन एलिमेंट का। यही वो ग्रुप है जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं। और 0 ग्रुप इनर्ट गैस के लिए था, जो कि आगे इसका डिस्कवरी होता है। तो ये था आपका मेंडलिप्स का पीरियोडिक टेबल। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये है मेंडली का पीरियोडिक टेबल। अब आएंगे इसका मेरिट क्या था, तो बता सकते हैं कुछ मेरिट्स, और आसान था बहुत, मेरिट आराम से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला मेरिट तो यही हुआ कि पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कि प्रयास किया क्या करने का, टेबल में अरेंज करने का एलिमेंट्स को। और ये मेंडलीव साहब रसिया के थे। इनका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव है नहीं भी था। सबसे बड़ा जो मेरिट था इनका वो था कि इन्होंने गैप छोड़ दिया और कहा कि मैं जहाँ गैप छोड़ा और कहा मैं जहाँ गैप छोड़ रहा हूँ एलिमेंट्स वहीं आएगा, लिख के ले लो। और इनका ये प्रेडिक्शन कंप्लीटली सही जाता है। इन्होंने 3 गैप छोड़े थे, उसमें से एका बोरोन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। एका बोरोन को हम लोग स्कैंडियम के नाम से जानते हैं आज, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जानते हैं और एका एल्यूमिनियम को गैलियम के नाम से जानते हैं। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका स्टडी किया गया तो एकदम परफेक्टली सही पाया गया कि मेंडलीव ने जो जगह छोड़ा था एकदम बिल्कुल सही छोड़ा था। यह है मेरिट आपको बता दिए, यही मेन मेरिट्स था इसका। इनका एक और मेरिट्स ये है, इनका एक और मेरिट्स ये है कि इन्होंने क्या किया था कि जो एटॉमिक वेट किसी का जो डॉटफुल था उसको करेक्ट किया था। डॉटफुल एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। इसमें बेरिलियम आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है। पहले बेरिलियम का 13.5 मानते थे, जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा आराम से। पहले बेरिलियम का 13.5 मानते थे,
लेकिन करेक्ट निकाला इन्होंने कि इसका क्या होगा 9.01। ये भी एक बहुत बड़ा मेरिट था मेंडलीव का। अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग डिमेरिट्स पे। तो डिमेरिट्स में सबसे बड़ा डिमेरिट्स यही है, इसको डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हर किसी के लिए सरदर्द रहा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है ना, इसका जो आउटर मोस्ट शेल में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 1 में भी अल्कली मेटल के साथ रखा जा सकता है और ग्रुप 7 में हैलोजन के साथ। तो यही था ये सबसे बड़ा सरदर्द, तो नहीं रख सके कोई इसको। यानी हम जो बता रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो इस कारण से इसको हम ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ, साथ ही साथ ग्रुप 7 में भी रख सकते हैं इसको, इसके साथ हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ। इस सरदर्द के कारण मेंडलीव साहब भी नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें। और इनका डिमेरिट और भी है, जिसमें कि अनालोमस एलिमेंट्स, अनालोमस पेयर को सही से नहीं रख पाए थे। इसको बता रहे हैं अनालोमस कौन कौन था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ग्रुप बताया भी एट का है। ट्रांजिशन एलिमेंट को इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के साथ रख डाला। ये एक इनका एक बहुत बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। उसी के साथ एक और आता है क्वाइनेज मेटल्स, इसको इन्होंने अल्कली मेटल्स के साथ रखा। फिर से बोल रहे हैं इसको कि इन्होंने ट्रांजिशन मेटल्स को, एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस किया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के साथ एक ही ग्रुप में, और दूसरा क्वाइनेज मेटल्स को अल्कली मेटल्स के साथ प्लेस कर दिया। ये भी इनर्ट गैस का प्लेस फिक्स नहीं कर पाए थे। ये भी एक इनका है, इनर्ट गैस का प्लेस कौन से ग्रुप में बैठेगा ये भी ये नहीं बता पाए थे। नो प्लेस फॉर नोबल और इनर्ट गैस। क्लियर है इतना तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज इतना ही छोड़ते हैं। आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बहुत लंबा है, हालांकि कुछ खास भी नहीं है, लेकिन इसको डिस्कशन में अच्छा समय लगेगा, इसलिए इसको हम अगले क्लास के लिए छोड़ते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अब ये हम ज़बरदस्त तो कहेंगे नहीं, लेकिन आप समझिए। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2। हम लोग कल पढ़ चुके थे कहाँ तक, मेनली तक। आज शुरू कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज का टॉपिक रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसको जो सबसे पहले बनाया उनका नाम था हेनरी मोसले। इन्होंने एटॉमिक नंबर को बेसिस माना। जो प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट्स का वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, ना कि एटॉमिक वेट पे, जो पहले सभी ने मानते आ रहे थे। तो क्या माना इन्होंने माना कि जो प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट्स का वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होगा, एटॉमिक नंबर का। इन्होंने 18 वर्टिकल्स कॉलम बनाया, 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 रोज। कॉलम्स को कल बताए थे क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, और रो को क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो इनके क्लासिफिकेशन में 18 ग्रुप्स हुए और 7 पीरियड्स। तो यही है इनका स्टेटमेंट। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, आई थिंक समझ में आया होगा। फिर से बोल दे रहे हैं कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट्स का वो किस पे डिपेंड करेगा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ किसके होगा, एटॉमिक नंबर के। ये रहा आपका पीरियड 1 to 7 और ग्रुप्स 1 to 18। अब आते हैं इन्होंने
करा क्या क्या था, तो ग्रुप वन में इन्होंने अल्कली मेटल्स को रखा, अल्कली मेटल्स को रखा। जैसे अल्कली मेटल्स में आते हैं आपके लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम एक्सेट्रा। ग्रुप टू में इन्होंने रखा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को ग्रुप टू में रखा। इसके बाद ग्रुप 3 to 12 को क्या माना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3 to 12 ग्रुप को क्या कहा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी इन्होंने क्या बनाया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक अलग से रखा। और ये दो टाइप के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एक हैं एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71, जिसको हम लोग कहे लैंथेनाइड्स। इनको अलग से रखा गया, 14 एलिमेंट्स पूरे होते हैं ये, इनको लैंथेनाइड्स कहा गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट 2 में। और एक और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ जिसका 90 से 103 एटॉमिक नंबर तक का, जिसको हम लोग कहे एक्टिनाइड्स। क्या नाम पड़ा इसका, एक्टिनाइड्स। ये दो तरीके के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुए। एक कहाँ से कहाँ, 58 to 71 जिसको हम लोग लैंथेनाइड्स कहे, और 90 to 103 जिसको हम लोग क्या बोले, एक्टिनाइड्स। अब एक क्वेश्चन है कि हाँ ये भी उठता है कि इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन ये था कि जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक से ज़्यादा सेल में पाया गया। आगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये सब कुछ डिस्कशन होगा, बताएंगे। तो सिर्फ इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो एक से ज़्यादा सेल में पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब इसके बाद शुरू होता है क्या क्या इसका फीचर्स था। तो सबसे पहले तो बता दिए कि कितना रखा, 18 वर्टिकल कॉलम्स, और जिसको हम लोग क्या बोले, ग्रुप्स बोले, और 7 पीरियड, जिसको क्या बोले हम लोग, पीरियड्स, 7 पीरियड्स। तो ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स को रखे, ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रखे। अल्कली मेटल्स क्यों नाम पड़ा, इसका रीजन ये है कि ये जो अल्कली मेटल्स थे ये स्ट्रॉन्ग अल्कली वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाते थे। उसी तरह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम पड़ा वो वीकर अल्कलीज बनाते थे, किसके साथ, वाटर के साथ। ग्रुप 3 और 12 को क्या बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आगे जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 को बोला गया बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 को आपको बोला गया बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 को इसी तरह से कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को बोला गया नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 को बोला गया ऑक्सीजन फैमिली, और इसका एक और नाम था, रखा गया चाल्कोजेन फैमिली। ग्रुप 17 को हम लोग हाइड्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन फैमिली के नाम से, ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन फैमिली के नाम से। और ग्रुप 18 हो गए क्या, ग्रुप 18 हो गए आपके इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस तरह से इनका क्या हुआ, ये क्या था, एक तरह से एक बहुत ही अच्छा फीचर्स था इन्होंने रखा। और इनमें ये सारा वही चीज लिखा हुआ है। 1 और 12 to 17, ग्रुप 1 प्लस 12 to 17 को हम लोग जानते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट के नाम से। उसी तरह से इस मेन ग्रुप एलिमेंट को ही हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इसी को एक और नाम से जानते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। इसमें जो एक ग्रुप और इन्वॉल्व था वो था ग्रुप 2।
तो ग्रुप 1 2 से 1270 तक को बोले मेन एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। जो ग्रुप 3 और जो 6th पीरियड था, ग्रुप 3 ऑफ द 6th पीरियड एंड एक्टिनाइट्स इन, ये सब बता दिया एक्टिनाइट कहाँ रखा गया। ये यहाँ पे मिस किए हम लोग, यहाँ पे एक और करते हैं 3rd पीरियड। जो 3rd पीरियड में एलिमेंट्स जो आते हैं उनको बोला गया है, अब पीरियड्स का बात कर रहे हैं, 3rd पीरियड में जो एलिमेंट आता है उनको क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। पीरियड 3rd के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सारा चीज आपको इन प्रेजेंटेशंस में लिखा हुआ है, जो भी हमने अभी तक बोला है सारा का सारा चीज हम इसमें अटैच कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो हम बात बताएं वो समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। साइलेंट फीचर ये भी आपको हम बता ही दिए, 14 एलिमेंट 58 से 71 सब कुछ बता चुके हैं। अब पीरियोडिसिटी, अब ये पीरियोडिसिटी होता क्या है कि ये बताता है कि प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी कैसे पाया जाता है, इसी कारण से इसको रेगुलर इंटरवल में हम लोग अरेंज कर पाए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार। यही आपको यहाँ लिखा हुआ है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट मीन्स द रिकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। तो अगर इसका कॉज पूछता है तो क्या है, सिंपल, इसका सिंपल कॉज होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रिपीटिशंस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको बताएंगे, इसका रिपीटिशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रिपीटिशन के कारण ही हम लोगों को पीरियोडिसिटी मिलता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे कहाँ पे, पीरियड्स में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे वो सबसे पहले पीरियड 1 आएगा, तो 1 में रखा गया मात्र 2 एलिमेंट को, 2 में रखा गया 8 एलिमेंट्स को। ये सब आपको पिछले बार में भी जब हम डिस्कशन किए थे तो सब बताए थे। 3 में रखा गया आपको 8, 4 और 5 बताए थे, 4 और 5 में रखा गया 18 एलिमेंट्स को, और 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स को रखा गया। यही यहाँ पे लिखा गया है, 1 में 2 एलिमेंट्स, 2, 3 में 8 एलिमेंट्स, 4, 5 में 18 और 7, 6 में 32। और 6, 7 को लॉन्गेस्ट पीरियड बोला गया, 1, 2 को शॉर्टेस्ट पीरियड बोला गया। ये जो है आपका बोर-बरी एक ऑर्बिटल थ्योरी था जिसके अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं sp-df ऑर्बिटल्स में। इसका भी कंप्लीट डिस्कशन होगा, एक अलग से चैप्टर पढ़ने का ही है, बस यहाँ पे हमने आपको इस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर दिया है। अब ऑर्बिट्स, ये बहुत ही सिंपल है। ऑर्बिट होता क्या है, जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो न्यूक्लियस के अराउंड जिस पाथ पे घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट। बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ये सिंपल सा डिफिनीशन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये बताया गया कि जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमारा क्या बढ़ते जाता है, सेल्स बढ़ते जाते हैं। सेल्स हम लोग को पढ़ना होगा, KLMN, बेसिकली यही पढ़ना है, KLMN सेल के बारे में। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम लोग का सेल बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे सेल बढ़ेगा हमारा पीरियड्स भी बढ़ते जाता है, और एक ही पीरियड में सेल की संख्या हमेशा सेम होती है। वैलेंसी, ये भी आप लोग क्लास 8 से ही, या क्लास 8 नहीं सॉरी 9 से ही है। वैलेंसी होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है या ले सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल रिएक्शन में ये दे सकता है या ले सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इसी को यहाँ लिखा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, वही रिएक्शन कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट। यही बता रहे थे, कितना दे सकता है कितना ले सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप लीजिए तो सोडियम का एग्जाम्पल लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अनुसार 1s2
2s2, 2p6 और 3s1। देखिए कितना आया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में है मात्र 1 है। इसी कारण से हम लोग ग्रुप भी पता कर सकते हैं, आगे इस पर भी डिस्कशन होगा कि 1 है इसका रेंज का ग्रुप नंबर 1 होगा, और 3 में गया इसका कारण इसका पीरियड्स क्या होगा, 3 होगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर होगा आई थिंक। वही जो अभी आपको बता रहे थे, जो एग्जाम्पल लिए थे कि हमको अगर पता करना हो किसी भी एलिमेंट का प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक फ्रॉम एटॉमिक नंबर, अगर पता करना हो तो जो आउटर मोस्ट सेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड। और ये हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक नंबर होता है जो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। ये भी कंप्लीट डिस्कशन है आगे इसका। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जैसे अभी आपको निकाल के बताया, एक बार फिर से निकाल के बता दे रहे हैं। मानते अभी ऑक्सीजन लेते हैं, ओ इसका एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाइए, 1s2, 2s2 कहाँ पे जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 2p4। यानी ये कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसका पीरियड्स अगर बताना हो तो पीरियड क्या होगा, इसके अनुसार लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2 में, तो इसका पीरियड क्या होगा, 2। अब इसका ग्रुप कैसे बताएंगे, लास्ट में कहाँ एंट्री कर रहा है, यही है यही डिस्कशन कर रहे थे ना अभी। ग्रुप नंबर निकालने के लिए हर एक का अपना फॉर्मूला होता है, ये बता रहे हैं आपको यहाँ पे। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो उसके लिए जो ग्रुप नंबरिंग होता है वो सिंपली बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगर यही पी ब्लॉक हुआ तो इसमें 2 ऐड कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 2 + 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इन पी इलेक्ट्रॉन्स, यानी पी सेल में पी वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन जितना होगा अनुसार होगा। यहीं आपको आगे यहाँ लिखा हुआ है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ग्रुप बता सकते हैं डायरेक्टली उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। पी के लिए 2 + 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी, और उसी तरह से डी के लिए 2 + नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। इन सारे का एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे आगे। आई थिंक ये उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो अब एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं सोडियम का। फिर से 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये 3 इसका पीरियड शो करेगा, यानी इसका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सोडियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में सिर्फ 1 है, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हुआ ये। और अगर ब्लॉक पूछता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हुआ है, एस में, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इसी अनुसार क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन भी सेट किए हैं कि क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट कीजिए, अगर ये है उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, n बराबर 5 पुट करेंगे तो 5 - 1 d8 ns2, n की जगह क्या है 5s2। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप नंबर 8 + 2 = 10। पीरियड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ तक गया था ये, क्योंकि n बराबर 5 है, वही क्या होगा, पीरियड होगा इसका। देखिए कितना सिंपल है। अब आगे क्वेश्चन एक और है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताया गया वो समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। हेलो, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का
श्री कृष्णा क्लासेस जो आप लोगों का ही क्लास है स्वागत करता है। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लेक्चर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का डिस्कशन पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं तो ये है, सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, ग्रुप एलिमेंट्स को कैसे लर्न करते हैं शॉर्टली। उसके बाद वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद है ट्रेंड्स इन एमपीटी। एमपीटी का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसके अंदर ही जो पहला ट्रेंड है वो है एटॉमिक रेडियाई, और वो एटॉमिक रेडियाई किस पे डिपेंड करता है, इन सबों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए अब ध्यान से सुनिए और देखिए। तो पहला ग्रुप है ग्रुप 1A। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे इजीली याद रख सकते हैं, तो एक ट्रिक बनाया है हेलन कब्र से फरार। बहुत ही इजी ट्रिक है। हे से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ल से लिथियम, न से सोडियम, क से पोटेशियम, ब्र से रुबिडियम, से सीजियम और फरार से फ्रेंसियम। ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है और बहुत आसान ट्रिक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब अगर इससे भी एक और इसी से रिलेटेड ग्रुप 1A का है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। इसका एक और ट्रिक है, देखिए। हेलेना की रब से फरियाद, या तो आपको पिछला ट्रिक याद रहे या तो ये कोई एक न एक जरूर याद रहेगा। हेलिना की रब से फरियाद, तो हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रेंसियम। तो इन दोनों ट्रिक्स में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको याद कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे ट्रिक पे, जो कि है ग्रुप 2A का। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये है आपका ट्रिक। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक। बेटा से क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कन्या से कैल्शियम, सुंदर से स्ट्रोंसियम, बाप से बैरियम, रोए से रेडियम। क्लियर है, आसान है ये। उसी तरह से एक और सेम चीज का एक और ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से फिर से भाई बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंसियम, बाप से बैरियम, राजी से रेडियम। तो आपको जैसे याद हो सकता है आप उसे याद कर सकते हैं। आई थिंक ये इजली समझ में आया होगा। अब हम लोग मेन कंटेंट की तरफ, जो आज का मेन कंटेंट है हमारा, उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला मेन है वैलेंसी। वैलेंसी होता क्या है, देखिए, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स वो सिर्फ शेयर कर सकता है। आउटर मोस्ट सेल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो सिर्फ शेयर कर सके, और शेयरिंग कैसे करेगा, या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, या इवन मिल बांट करके भी। जैसे हम लोग रूम रेंट देते हैं ना, अकेले रहते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाते हैं तो मिल करके कहते हैं आधा तुम दो आधा हम दो, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। और स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाने के लिए ही ऐसा करता है एलिमेंट्स, एटम्स। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। फिर से बता दे रहे हैं, वैलेंसी क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of an atom that loses, gains or share with other atoms in order to get stable electronic configuration। आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई भी एक एग्जांपल है, जैसे कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया जाए तो 1s2, 2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट सेल क्या हुआ, 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो एक ऐसा एलिमेंट है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर ही कर सकता है। इसी कारण आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे इसी कारण सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। आगे आएंगे इस पे। तो इसका क्या हुआ, अगर इससे पूछता है कि कितना है कार्बन का वैलेंसी, तो 4। इसी कारण इसको टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी कहते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? ये सिंपली हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। जो बाहरी सेल में, आउटरमोस्ट सेल में जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग कहते क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जैसे देखिए, इसका भी एक एग्जांपल देकर के बता रहे हैं आपको। कोई भी, जैसे सोडियम, क्या होता है इसका? 11, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। क्या है यहाँ? आउटरमोस्ट सेल कौन होगा यहाँ? 3। तो इसमें तो कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1। तो इसका वैलेंसी भी 1 होगा। और वैलेंसी 1 क्यों होगा? क्योंकि ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ सकता है। क्योंकि ये है किसका? 1s2, 2s2, 2p6। ये इजिली इसको अटेन कर सकता है। और क्लियर है ये बात? 1 इसका क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी और वैलेंसी भी। ये कैसा एग्जाम्पल ले लिया हमने जिसमें दोनों सेम है। क्लियर है? अब आइए आगे। इस पे आप लोग को हम क्वेश्चन भी देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी आगे डिस्कशन इसका होगा। शिल्डिंग इफेक्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। शिल्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इस पे आपको ट्रेंड्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डिपेंड करता है इस पे। शिल्डिंग का मतलब जनरल मीनिंग भी अगर आप लोग निकालते हैं तो किसी से आपको बचाव करना। जैसे घर में ही देखिए, अगर पिताजी गुस्सा हो गया, मारने चले, तो माँ पीछे से मारने और हमारे बीच क्या बन जाती हैं? शिल्ड बन जाती है। इसको और सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, किसी का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप, वो क्या है? हमारे लिए, सभी के लिए, सभी लोगों के लिए बराबर हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलने जाइएगा तो उनके जो क्या होंगे? स्टाफ्स होंगे, प्रोटेक्टिव स्टाफ जो होंगे, वो आपको क्या कर देंगे? बीच में ही रोक लेंगे। उन पे अधिकार तो सभी का है, लेकिन हमें वहाँ जाने से रोका जाता है। तो वही केस यहाँ है। सिर्फ बीच में क्या होता है? प्रोटॉन। और चारों तरफ सेल्स में इसके क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये करता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से तो इसका क्या हुआ? प्लस माइनस, लाइक और अनलाइक चार्जेस के बारे में पता ही होगा। ये अनलाइक चार्जेस क्या करेगा? आपस में अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यही जो इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? इन दोनों के बीच एक हल्का सा रिपल्सन फोर्स भी जनरेट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ आने, यानी जो फोर्स इन दोनों के बीच लगना चाहिए वो फोर्स नहीं लगा पाता है। ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज किस पे? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे। ये है शिल्डिंग। और शिल्डिंग का कौन काम किया? जो इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ भी हम समझा चुके हैं, इसको फिर से बता दे रहे हैं। बस एकदम सिंपल एग्जाम्पल, घर का ही है। अगर पिताजी मारने चले तो मम्मी बीच में हमारे क्या बन जाती है? शील्ड बन जाती है। तो वहाँ इसी तरह से ये मम्मी का काम कर रहा है, इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और ये हमारे जो पापा हुए आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन हमारे तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्लियर है? आई थिंक इजली इतना आसानी से समझाए हैं, समझ में आना चाहिए। अब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही कितना इंपॉर्टेंट है वो शिल्डिंग इफेक्ट, उसी के कारण सारा खेल हुआ, शिल्ड के कारण ही। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन। प्लस का मतलब प्रोटॉन होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो कूलम का फोर्स पढ़े होंगे। कूलम का फोर्स क्या कहता है? क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है एक्चुअल फॉर्मूला दो चार्जेस के बीच निकालने का। लेकिन अगर इस प्लस और इस इलेक्ट्रॉन माइनस के बीच हम फोर्स निकालने चलें तो होना तो चाहिए था इतना, लेकिन इसके सील्डिंग के कारण, बीच में मम्मी के सील्डिंग के कारण, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? इन दोनों के एक्चुअल फोर्स जो होना चाहिए वो एक्चुअल फोर्स नहीं मिलता है। इस कारण से इफेक्टिव फोर्स कमता है, और इस इफेक्टिव फोर्स कमने के कारण इसका इफेक्टिव चार्ज, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं, ये भी क्या होता है? घट जाता है। किसके लिए? आउटर मोस्ट सेल के लिए। हमेशा ये पॉइंट हमेशा याद रखेगा, ये किसके लिए? आउटर मोस्ट सेल के लिए।
अब समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं है तो वाई लिखिए, नहीं है तो एन लिखिए। आई थिंक दिक्कत होना नहीं चाहिए, इतने अच्छे से तो रिपीट किए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट था। अब आगे हमारा ट्रेंड्स। तो सबसे पहला जो एटॉम है वो क्या है? एटॉमिक रेडियाई है। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है? रेडियाई बोल रहे हैं, चूंकि क्यों रेडियाई बोल रहे हैं इसका भी एक रीजन है, चूंकि चलिए इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। रेडियाई बोला जाता है चूंकि इसमें बहुत सारा रेडियस का कंसिडरेशन होगा। वंडरवॉल रेडियस होता है, बहुत सारे रेडियस का नाम आएगा, उसको हम अच्छे से फिर से डिस्कशन करेंगे। पहले भी ये होता है क्या समझ लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटरमोस्ट सेल, यानी ये जो न्यूक्लियस है और ये जो आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस एटम का एटॉमिक रेडियाई। फिर से बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। तो ये किस पे डिपेंड करता है उसका भी हम लोग को डिस्कशन करना है। अभी समझ में आया एटॉमिक रेडियाई? आया तो लिखिए बाई, नहीं तो एन। फिर से बोलेंगे, बताएंगे फिर से। ठीक है, अब फैक्टर्स, यानी किस पे एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो है वो है नंबर ऑफ सेल्स। 4 तरह के सेल पढ़ने हैं, के एल एम एन, हर एक के लिए एन अलग अलग वैल्यू है। के एल एम एन अभी इतना, या आई थिंक जो 9th में पढ़े होंगे वो पढ़े भी होंगे, 10th में भी। के एल एम एन 4 प्रकार का सेल होता है, 4 सेल होता है। तो कैसे इस सेल पर डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर देता है। AR इसको एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्लियर है ये? तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता कैसे है समझ में आया ये? अब दूसरा यहां देखिए लिखा हुआ, दूसरा क्या? न्यूक्लियर चार्ज। जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बात कर रहे थे वही है। कैसे न्यूक्लियर चार्ज हमारे एटॉमिक रेडियस को क्या करता है? डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है, वो क्या होता है? बढ़ते चला जाएगा, इंक्रीजेस। जब जेड इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इस कारण न्यूक्लियर चार्ज NC क्या होता है? एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसी को उलट के लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, यानी सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। अब जो नेक्स्ट है, इसी में एक और जो आज का जो लास्ट डिस्कशन है वो आपका क्या रहा? शील्डिंग इफेक्ट। ये तो पहले भी बता चुके हैं। तो ये किस तरह से क्या करता है? अफेक्ट करता है, उसके बारे में अब हल्का सा डिस्कशन हो जाए। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को उलट के बोल सकते हैं ना। शील्डिंग इफेक्ट किसके होता है? एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा शील्डिंग
इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। तो अब आते हैं हम लोग इसको कि ग्रुप और पीरियड में कैसे बढ़ेगा, यही था एटॉमिक रेडियाई का। तो अब देखिए एक से आगे यानी ग्रुप हम लोग कैसे बढ़ते हैं, 1 2 3 2 कितना है 18 है, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं ना ग्रुप्स में, लेफ्ट टू राइट। बताइए हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो जो हम अगर इस तरह से बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में यानी पीरियड्स के बारे में। तो पीरियड्स में ट्रेंड्स क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं एक ही पीरियड में, तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है उसे बता रहे हैं। जैसे देखिए एलिमेंट है पहला हाइड्रोजन, पहले का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाइड्रोजन, इसके पास मात्र एक है क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो बीच में एक। उसी तरह से हीलियम ले रहे हैं और इसके पास कितना है, इसके पास होता है 2। तो इसके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स एक ही है, ठीक है, इसमें एक ही है। इसका भी नंबर ऑफ सेल कितना है, एक ही है, एक ही नंबर ऑफ सेल है। क्यों सेल है, क्योंकि एक ही पीरियड का है। तो लेकिन इसके पास क्या है, हाइड्रोजन के पास, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन भी है। क्लियर है। तो इससे होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी ये भी 2 होंगे, लेकिन क्या शिल्डिंग इफेक्ट होगा, यहाँ नहीं होगा शिल्डिंग इफेक्ट। कैसे होगा, क्योंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में है, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि रेडियस, एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये है आपका ट्रेंड्स किसका, पीरियड्स का, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आइए ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जैसे देखिए लिथियम के पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन होंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं। और वहीं अगर बात करें हम सोडियम का, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, दोनों 11 होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर लिथियम का सेल यहाँ बढ़ेगा, सोडियम का, लिथियम के सेल से सोडियम का सेल ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर नहीं बल्कि पीरियड नंबर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब जैसे पर्सनल एग्जांपल लीजिए, घर में जब हमारे पेरेंट्स थे, मान लिया, चलो छोड़िए घर का, छोड़िए ना, अपना ही एग्जांपल लीजिए। आज हम लोग अकेले हैं, यानी जो भी अकेले हैं, तो क्या है, टेंशन नहीं है, घर में आराम से सो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी फैमिली बढ़ेगी तो क्या होता है, हमको जो पसर के आराम से सो रहे थे उसमें धीरे धीरे हमारा स्पेस क्या हो जाता है, घटते जाता है। होता है ना ऐसा, एकदम होता है। यही पीरियड्स का एग्जाम्पल था। तो यहाँ क्या होगा कि हम अब मजबूरी में आगे क्या करना पड़ेगा, हमको घर जो है यानी घर का स्पेस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यही होता है किसमें, ग्रुप्स में। जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं सेल्स बढ़ते जाता है, तो सेल्स बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। क्लियर है। इससे होता क्या है, इसमें कि ग्रुप्स में होता क्या है, फिर से बता दे रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आप लोगों को बताया, जिसको हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है बताइए, इंक्रीज करते चला जाता है। तो अगर शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उम्मीद है आप सबों को ये लेक्चर पसंद आएगा। हेलो, आप सभी का आपके अपने ही क्लास श्री कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता है। आज हम आप लोगों के साथ पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन आगे बढ़ाने जा रहे हैं,
जिसमें हम लोग पिछले क्लासेस में कुछ ट्रिक्स और पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स पढ़े थे। आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए पीरियोडिक टेबल और ट्रेंड्स बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो सबसे पहले पिछले क्लास की तरह ट्रिक्स होगा एक ग्रुप का, उसके बाद एमपीटी का ट्रेंड्स यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स जो हम लोग पढ़ चुके थे एटॉमिक रेडियस के बारे में। उसके आगे जो है पहला मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है शॉर्ट ट्रिक ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को लर्न करने का। बैगन, इसको हिंदी में बैगन पढ़ेंगे, आलू, गाजर, इन थैला। यानी हम लोग साग सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसमें हम लोग मान के चलेंगे कि हमने बैगन, आलू, गाजर खरीदा और किस में रखा उसको, थैले में। तो बैगन का बी से क्या होता है, बोरॉन, आलू का एल क्या होता है, एल्यूमिनियम, गाजर का जीए, गैलियम, इन आईएन इंडियम, थैला का टीआई टिटेनियम। ऐसे मैंने फिर से बोल दे रहे हैं एक बार, बैगन का बी बोरॉन, आलू का एल एल्यूमिनियम, गाजर का जीए गैलियम, आईएन से इंडियम, थैला का टीआई से, हालांकि उसमें टीआई है नहीं लेकिन टीआई से क्या होगा, टिटेनियम। टाइटेनियम भी पढ़ते हैं, टिटेनियम भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक ट्रिक। जिस तरह से हमने पिछले क्लास में आपको 2 ट्रिक बताया था, आज फिर से हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, इसका 2 ट्रिक्स। तो ये पहला ट्रिक ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। दूसरा है, ये और भी आसान है उससे, हालांकि बाल गंगाधर इंडियन तिलक। हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर क्या थे, इंडियन थे। तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल का बी से बोरॉन, बी से क्या हो जाएगा, बोरॉन, ए एल, बाल का ही जो ए एल बचा उससे एल्यूमिनियम, गंगाधर, ये पूरे इसका जीए से क्या हो जाएगा, गैलियम, उसी तरह से इंडियन का आई एन इंडियम, टी आई का से टिटेनियम। क्लियर है, फिर से बोल दे रहे हैं, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बी से बोरॉन, ए से एल्यूमिनियम, जी से गैलियम, आई एन से इंडियम, टी आई से टिटेनियम। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अब आते हैं हम लोग हमारे आज के मेन टॉपिक्स पर। तो अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, नहीं समझ में आए तो बाई एन, जो भी एन लिखा कीजिएगा, समझ में आएगा तो बाई एस। तो आज पहला है पीरियोडिक ट्रेंड में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मेटल्स, जैसे आसपास हम लोग किससे घिरे पड़े हैं, हर जगह मेटल ही मेटल है, चाहे वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो। तो जो मेटल होता है उसका सबसे बड़ा एक प्रॉपर्टी जो होता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बता रहे हैं, कि ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है। इसी कारण से मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो पहला मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो आपका लेफ्ट से राइट पीरियड में जाने पे क्या होता है कि घटते चला जाता है। पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट इस तरह से अगर बढ़ेंगे तो मेरा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटते चला जाता है। ऐसा होता क्यों है कि इसमें जो रेडियस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। और जब रेडियस डिक्रीज हुआ यानी घर में रहने वाला कम गया, एक प्लेस पे बैठने की जगह लोग दो को बैठना शुरू चाहें तो क्या होगा, एक धक्का मार के बाहर फेंक देगा। वही बात यहाँ है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, ईजिली बाहर निकलने का प्रयास करता है, ईजिली इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। ये है सबसे बड़ा पॉइंट इसका कि क्यों लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे बढ़ता के है या घटता है, घटता है। इसका रीजन क्या हुआ कि ईजिली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है रेडियस घटने के कारण। जैसे बताया था ना कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, लेफ्ट टू राइट घटता है। आया समझ में। अब वही है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो उससे पहले
सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर का ही डिस्कशन कर देते हैं। ये तो बता दिया आपको क्या, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट। अब ऊपर से नीचे हम लोग ग्रुप्स में आएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे अगर ग्रुप में आएंगे तो बताए थे क्या होता है, मेटालिक रेडियस भी क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे शील्डिंग होगा ना, शील्डिंग। इसी कारण कहा था कि शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है इसको समझने के लिए। शील्डिंग के कारण क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ने के कारण यहाँ भी छूट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो इसके कारण यहाँ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइज भी बढ़ता है, ठीक है। इस कारण से डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है मेटालिक कैरेक्टर। ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर होगा, नहीं आया समझ में तो बताइए वाईएस, नहीं तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, एटॉमिक रेडियाई और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो लोग नए हैं वो पिछले लेक्चर देख लें, उनको आराम से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्यों घटता है और ऊपर से नीचे आने पे क्यों बढ़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये तो मेटालिक कैरेक्टर बता दिया आपको। अब बचा क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली क्या, जस्ट उल्टा, यानी क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट हमारा बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने ग्रुप में क्या होगा, क्या होगा, घटेगा, होगा ना। जब उसका अपोजिट, ऑब्वियसली जो मेटालिक कैरेक्टर होगा उसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट, क्लियर है। अब फिर से हम मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि मेटालिक कैरेक्टर, सुनिए इसको एकदम अच्छे से सुनिएगा, मेटालिक कैरेक्टर एबिलिटी होता है मेटल का इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इजिली इलेक्ट्रॉन्स गेन्स कर सके। करेगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स पे, लेकिन इस तरह से हम लोग मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अगर पूछता है व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर, तो सिंपल सा डिफिनेशन है, मेटालिक कैरेक्टर इज द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है एकदम इजिली, अब आराम से आपको समझ में आना चाहिए। ये है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसी को स्लाइड्स में हल्का सा आपको बताए हैं कि होता क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेम उसी का आगे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज होता है, और क्यों होता है ऐसा, आयोनाइज होता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आखिर होता क्या है, ये चीज क्या है। तो ये होता ये है कि मान लिया कोई एक न्यूट्रल एटम है, जैसे मानते हैं कि सोडियम क्या है, एक इसका एक न्यूट्रल एटम है। एटम न्यूट्रली होता है, यानी इस पर इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, शुरू में जीरो होता है। क्लास 9 से ही ये पढ़ना है कि एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या होता है, किसी भी एटम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब प्लस माइनस इक्वल बराबर, तो ऑब्वियसली क्या होना है, वो न्यूट्रल होगा। इस कारण से ही उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो गैसियस फेज में क्या होता है ना कि इजिली रिमूव कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम मानते हैं सोडियम ही है, इसको हीट कर रहे हैं। गैसियस फेज में जाने के लिए तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ को अगर हीट करते हैं तो उसका एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, वो ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से अब डिफिनेशन बता रहे हैं आपको, रिपीट कर दे रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। सबसे बड़ा पॉइंट यह है, इन इट्स गैसियस स्टेट।
यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए बाई या एन। ठीक है, कोई नहीं है। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारा डिस्कशन है आपका। तो होता, अब ठीक है, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऊपर से नीचे, इसमें हल्का सा क्या होगा, डिस्कशन ब्रॉड होगा, यानी बड़ा होगा। तो जनरली जो होता है कि राइट साइड का जो पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। आई ई, जो राइट साइड में हमारे पीरियोडिक टेबल के हैं, उसका बहुत ही आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। ऐसा होता क्यों है कि क्या होता है कि उनका आउटर मोस्ट सेल में ऑलमोस्ट फिल होता है, यानी लगभग क्या होता है, स्टेबल होता है। लगभग, हमें पॉइंट बोल रहे हैं क्या, लगभग स्टेबल होता है राइट साइड के एटम्स या एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके कारण से जो स्टेबल हो उसको क्या है, उसको धक्का देना। मान लिया कि एक बच्चा है और एक बहुत ही, एक का केजी है 5 केजी है और एक 500 केजी का बैठा हुआ है। सिर्फ एग्जाम्पल है, इसमें भावनाओं में मत बना। तो क्या है कि उस बच्चे को हम आराम से धकेल सकते हैं, लेकिन उस 500 किलोग्राम के बच्चे को हम नहीं ढकेल सकते हैं। यही केस है, जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, हम लोग ईजिली क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन? एकदम नहीं। ठीक है, तो राइट साइड में जो होता है उसका एक क्या होता है, हायर एनर्जी होता है। किसके कारण से होता है, फिर से बता रहे हैं, उसका जो वैलेंस सेल होता है नियरली क्या होता है, फिल्ड अप होता है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब तो राइट साइड का डिस्कशन हो गया, अब बचा लेफ्ट साइड। तो ऑब्वियसली जब राइट साइड का हमारा आई ई हाई था, तो लेफ्ट साइड का आई क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली लो होना चाहिए। ठीक है, तो जब लो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होगा, आराम से हम उसको निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन्स को, यानी उसका टेंडेंसी होगा अपने आप को आयोनाइज करने का। तो इस कारण से जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बताया ना, लेफ्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है और राइट का आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है। तो हमको हीट, आप समझिए, हीट से समझा रहे हैं, हीट ज़्यादा यानी एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कष्ट है ना, एनर्जी देना पड़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे पीरियोडिक टेबल में हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से समझाए हैं। दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं आप। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेफ्ट टू राइट तो एकदम क्लियर हो गया कि क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो वही टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, जब उल्टा इसका घटेगा। जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ये भी फिर से इसका रीजन क्या है, वही जो आप लोगों पे पहले ही बता चुके हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? रीजन कौन है, शिल्डिंग इफेक्ट। और इसका एक और आपको बहुत बड़ा पॉइंट है, चलिए वो भी आप समझ ही जाइएगा, नोबल गैसेस, जिसको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। इसको इनर्ट कहा क्यों गया है, क्योंकि ये शामिल ही नहीं होता है किसी रिएक्शन में। तो इसका क्या होता है, एकदम आउटर मोस्ट सेल फुल्ली फिल होता है। जो सेल होता है आउटर मोस्ट, वो क्या होता है, फुल्ली फिल होता है। इस कारण से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस कारण से अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो वो आंसर होगा आपका हीलियम। क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछा गया है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए हम इसका जो पीपीटी है उसको आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीन को क्या कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो भी कीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बस सिर्फ 5 सेकंड।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयोनाइजेशन एनर्जी बता दिया आपको पूरा। अब आपको बताते हैं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कि आखिर ये क्या है भाई, ये किस मूली का नाम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर डिफाइन करना चाहे तो ये होता क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एटम का, यानी एटम का एबिलिटी होता है कि ये रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करे तो इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होता है या नहीं होता है। बाइंडिंग मतलब समझते हैं, बंधना, या तो बाइंड होगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये एबिलिटी होता है किसी भी एटम का कि वो केमिकल रिएक्शन में बाइंडिंग करे। ठीक है, और इसका स्टडी में हालांकि बहुत ही दिक्कत हुआ था, क्योंकि ये क्वालिटेटिव मेजर है। इसको कोई भी आज तक एक मेथड, स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं बनाया जा सका कि ऊपर से नीचे जाएंगे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या ट्रेंड्स होगा, चूंकि सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना संभव ही नहीं हुआ है। ठीक है, हर एक का अलग अलग वैल्यूज है और उसको प्रैक्टिकली कुछ लोगों ने निकाला है, लेकिन क्लियरली नहीं कह सके हैं कि हाँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा कि बढ़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो येस और नो के रूप में जवाब दीजिए, वाई और एन के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका जो आपका पीडीएफ होगा, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल होगा, और ये लिंक आपको पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और एक चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, हमारे चैनल ने यानी हमारे टीम ने एक निकाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आखिर किस तरह होगा। शेयरिंग का पॉइंट है, यानी जो शेयर सबसे ज़्यादा करेगा उसके लिए अलग प्राइज है, जो लाइव व्यूअर रहेगा उसके लिए अलग प्राइज है, और भी बहुत सारे प्राइजेज हैं, उसको भी आपको पिन कर दिया जाएगा। तो जो प्राइज जीतना चाहते हैं वो हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे टीम को इनकरेज करें, लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इस लेक्चर को अजेंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।